गुड आफ्टरनून। 11th क्लास बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन डिस्कस कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था। उसी टॉपिक को आज और थोड़ा इलेबोरेट करना है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कल की क्लास में मैंने आपको ह्यूमन हार्ट की स्केच को एक्सप्लेन किया था। ह्यूमन हार्ट की स्केच को एक्सप्लेन किया था। आज बच्चों उसी से रिलेटेड कुछ चीजें और है मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमारे अंदर बच्चों डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो डबल सर्कुलेशन बर्ड्स में और मैमल्स में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं और 2 पार्ट होते हैं, राइट और लेफ्ट। तो लेफ्ट पार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और राइट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड हार्ट से 2 बार रिलीज होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो कल मैंने स्केच को एक्सप्लेन किया था, आज मैं थोड़ी सी और डिटेल दे देता हूं इस टॉपिक पर। जो मैकेनिज्म है हार्ट के फंक्शनिंग की, उसकी डिटेल दे रहा हूं आपको। बच्चों सबसे पहले जो लेफ्ट एट्रियम है वहां पर पल्मोनरी वेन से, दोनों लंग से जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, लेफ्ट ऑरिकल में फिल करती है। जबकि राइट ऑरिकल के अंदर बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेन्स लाती हैं और राइट एट्रियम में फिल करती हैं। तो दोनों फिल हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन होने से जो वॉल है, जो एट्रियम से वेंट्रिक्युलर जो वॉल है, जिन्हें हम राइट पार्ट में ट्राइकस्पिड वॉल होता है और लेफ्ट पार्ट में बाइकस्पिड वॉल होता है, तो वो ओपन हो जाते हैं। तो इससे जो एट्रियम का ब्लड है वो आ जाता है वेंट्रिकल्स में। तो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल। अब जो ब्लड है दोनों वेंट्रिकल्स में आ गया और दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं। अब जो एट्रियम है वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम डायस्टोल कहते हैं। दोनों वेंट्रिकल में ब्लड फिल होने के बाद में दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो लेफ्ट एट्रियम है वहां से एओर्टा के थ्रू ब्लड आगे ट्रांसमिट होता है। तो इन्हें हम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है ब्लड मूव कर जाता है, ब्लड मूव कर जाता है पल्मोनरी आर्टरी से हार्ट लंग्स के अंदर। ओके बच्चों, तो इस तरीके से अब वेंट्रिकल भी खाली हो गया। तो वेंट्रिकल क्या हो गया? अब रिलैक्स होगा, तो उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसे हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब एओर्टा से बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। वहां पर ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर। ठीक है। और सेल्स एंड टिश्यूज से जो CO2 रिलीज होती है, सेल्स एंड टिश्यूज से जो CO2 रिलीज होती है वो आ जाती है ब्लड के अंदर। ठीक है। और ब्लड से फिर वो आती है राइट एट्रियम के अंदर और फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर वहां से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में। तो इस तरीके से बच्चों ये जो है पाथवे जो है रन करता है सर्कुलेशन का। अब बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर 2 साउंड। अच्छा, एक तो मैं आपको बता दूं कि पर मिनट जो हार्ट बीट है, कुछ टॉपिक्स है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हार्ट बीट 72 पर मिनट। ठीक है। फिर लेते हैं पल्स रेट। पल्स रेट ये भी लगभग 72 पर मिनट ही है। ठीक है। पल्स रेट भी क्या है? 72 पर मिनट ही है। बेटा थोड़ा सा आप टाइमली क्लास में आए। नमन, सुहाना, रामदयाल सभी से कह रहा हूं मैं, क्लास में बने रहना आप लोग। फिर लेते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम है बच्चों 70 ml। 70 ml। फिर लेते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट है 70 इंटू 72। तो ये हो जाएगा 5040 ml। 4040 ml ये हो गया कार्डियक आउटपुट। ठीक है। ये मैं सारी चीजें आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है। फिर लेते हैं हम, हाँ, हार्ट साउंड। हार्ट साउंड है, एक तो है लब एंड
डक, स्टेथोस्कोप, बच्चों ध्यान से सुनना। मैं बात कर रहा हूं हार्ट बीट की। जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, उसे हम हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट का जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसे हम हार्ट बीट कहते हैं। तो ये 72 पर मिनट होता है। कितना होता है? 72 पर मिनट होता है। ठीक है, फिर लेते हैं पल्स रेट। जितनी हार्ट बीट होती है उतनी ही पल्स रहती है। जो हमारी रिस्ट के अंदर जो रेडियल आर्टरी है, जो रिस्ट के अंदर रेडियल आर्टरी है, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसे हम क्या कहते हैं? पल्स रेट कहते हैं पर मिनट। ये भी अप्रोक्सीमेटली 72 पर मिनट ही आती है। ठीक है, फिर बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की। वेंट्रिकल से जो ब्लड रिलीज होता है, वेंट्रिकल से जो ब्लड रिलीज होता है, यहां पर बच्चों मैं दो टर्म बता रहा हूं आपको। एक तो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये है 120 ml। इसे इन शॉर्ट हम कह देंगे ई, डी और वी। फिर लेते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है 120 ml। फिर लेते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ई एस वी। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है 70 ml। अब इसको समझना बच्चों, ध्यान से समझना। एक्चुअल में जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो ऑरिकल से फिर वेंट्रिकल में ब्लड फिल होता है। जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल्स में जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो लगभग है 120 ml। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड रिलीज हो जाता है। ब्लड क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक सेकंड, 50 ml होगा। और यहां पर मैं लिख रहा हूं इजेक्शन वॉल्यूम। ये कॉम्पिटिटिव पार्ट बता रहा हूं बच्चों में। तो जब बच्चों वेंट्रिकल, कोई एक वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या होता है? ब्लड वेंट्रिकल से रिलीज होता है। तो वो जो ब्लड रिलीज होता है 120 में से टोटल कितना रिलीज होता है? 70 ml रिलीज होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन या इजेक्शन वॉल्यूम कहते हैं। तो ये 70 ml ब्लड है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से रिलीज होता है बाहर एओर्टा के अंदर। ठीक है, जो पीछे ब्लड रह जाता है वो क्या है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, मतलब सिस्टोलिक वॉल्यूम के एंड पर जो बच जाता है ब्लड, वो तो वो 50 ml है। वो कितना है? 50 ml जो वेंट्रिकल्स में रह जाता है। तो पर कार्डियक साइकिल बच्चों यहां पर दो टर्म और हैं। एक तो है डबल सर्कुलेशन, मैं यहां लिख देता हूं डबल सर्कुलेशन। ये स्टार्टिंग में मैंने बता दिया आपको। और फिर लेते हैं कार्डियक साइकिल। ध्यान से सुनना, डबल सर्कुलेशन एंड कार्डियक साइकिल। डबल सर्कुलेशन क्या है? 2 टाइम्स हार्ट से ब्लड का निकलना, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। और कार्डियक साइकिल क्या है? एक बार दोनों ऑरिकल्स का फिल होना, दोनों फिर वेंट्रिकल्स का, फिर वापस से ऑरिकल्स का फिल होना। तो ये जो हार्ट इवेंट है, जो कार्डियक या हार्ट इवेंट है, जिसमें एक बार में दोनों ऑरिकल फिर वेंट्रिकल फिर वापस से ऑरिकल की फीलिंग होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कार्डियक साइकिल है। तो एक कार्डियक साइकिल के अंदर वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड रिलीज होता है। कितना ब्लड रिलीज होता है? 70 ml। इसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब एक हार्ट बीट में, एक कार्डियक साइकिल में जो वेंट्रिकल है लेफ्ट, वहां से जो ब्लड रिलीज होता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एंड दैट इज द 70 ml। वो क्या है? 70 ml है। फिर लेते हैं कार्डियक आउटपुट पर मिनट। एक मिनट में 72 जो है हार्ट बीट होती है। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मिनट के अंदर
टोटल 5 लीटर ब्लड रिलीज होता है। 1 लीटर के अंदर कितना ब्लड रिलीज होता है? 5 लीटर, 5040 ml। तो इसे हम बच्चों कहते हैं कार्डियक आउटपुट। इसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हार्ट साउंड। जब बच्चों ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाता है तो दोनों जो वॉल्व हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, वो दोनों क्लोज हो जाते हैं जिससे बैकफ्लो ना हो ब्लड का। तो इसे हम कहते हैं दोनों जो वॉल्व बंद हो जाते हैं तब एक साउंड आती है, उसे वो साउंड है लब। क्या है? लब। और जब वेंट्रिकल से सेमी ल्यूनर वॉल्व को क्रॉस करते हुए एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड एंटर होता है और जब सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं तब आवाज आती है डब। इसे स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जा सकता है। तो लब डब, ये साउंड हार्ट साउंड सुनने को मिलती है जब हम स्टेथोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। ओके बच्चों, तो ये हार्ट साउंड का पार्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक तो ब्लड प्रेशर की बात करेंगे और फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। यस बच्चों, ध्यान से देखिए, जब ब्लड वेसल से, मैं आपको ब्लड वेसल भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आज हम ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। बच्चों, जब ब्लड वेसल से जब ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, ब्लड वेसल से जब ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल की वॉल पर प्रेशर जनरेट होता है। तो ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोल और उसके रिलैक्सेशन को कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड का फ्लो स्पीडली हो जाता है, तेजी से हो जाता है। तो उसे हम जो है अपर ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि 120 mmHg होता है। ठीक है, और जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं तो ब्लड का जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोअर ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये होता है 80 mmHg। जब सिस्टोल होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है तब सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं उसे, और जब रिलैक्सेशन होता है, डायस्टोल होता है, तो उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो ये होता है 120/80 mmHg। ठीक है, और ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है स्टिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। ओके बच्चों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ काफी अच्छा दे रखा है। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, मैं स्केच बना देता हूं फिर एक साथ एक्सप्लेन करता हूं। छोटा सा ग्राफ है और एक लेते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसे हम ब्रैकेट में कहते हैं ईसीजी।
बच्चों इस ग्राफ को देखिए ध्यान से। आप आपने हॉस्पिटल्स के अंदर देखा होगा कि कई बार जब आप हॉस्पिटल कभी काम पड़ा हो, आपके परिवार का कोई रिलेटिव हो जो एडमिट हो, तो उनकी जो चेस्ट है वहां पर कुछ ट्यूब्स वगैरह लगाई होती हैं और एक मशीन सी लगी होती है, और जिसमें पी पी करके जो है आवाज आती रहती है। ठीक है बच्चों, तो वो जो ग्राफ है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इन शॉर्ट इसे ईसीजी कहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक जो हार्ट की जो फंक्शनिंग है, जो हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन है, उसकी जो फंक्शनिंग है, उसका जो इलेक्ट्रिकल जो ग्राफ है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ईसीजी कहते हैं, और इस टेक्निक को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों इस तरीके का ग्राफ आता है। कभी कोई किसी के सीने में अगर दर्द हो तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? ईसीजी करता है, और ईसीजी करके एक बड़ी सी स्लिप निकलती है, वहां इस तरीके से हार्ट की फंक्शनिंग का जो है ग्राफ आ जाता है। तो डॉक्टर क्या है, उसको जज करता है, चेक करता है, उसमें कोई अगर इरेगुलरिटी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो नेचुरली कोई हार्ट रिलेटेड जो है ट्रबल है उस पेशेंट को। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। इसमें यहाँ पर मैंने पी, क्यू, आर, एस और टी, ये 5 पॉइंट्स मार्क किए मैंने। यहाँ पर पी का मतलब क्या है? यहाँ पर पी का मतलब क्या है कि जब ऑरिकल्स जो है डीपोलराइज होते हैं, ऑरिकल्स डीपोलराइज होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो पी से शो कर रहा हूं। ठीक है, फिर लेते हैं क्यू आर एस। जब दोनों वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन होता है, उनका एक्टिविटी होती है, उनका कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो इसे हम कहते हैं क्यू आर एस। ठीक है, फिर यहां पर टी है बच्चों। ये टी का जो एंड है, ये बताता है हार्ट के डायस्टोल को, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के वापस से नॉर्मल स्टेज में जाने को, रिलैक्सेशन को टी से शो किया जाता है। तो ये रीपोलराइजेशन को शो करता है, रीपोलराइजेशन को, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन को, डायस्टोल को शो करता है। तो इस तरीके से अगर ये ग्राफ इस तरीके से प्रॉपरली आ रहा है तो यानी कि हार्ट की फंक्शनिंग एकदम ओके है, सही है। अगर इसमें कोई इरेगुलरिटी है, कोई प्रॉब्लम है, तो नेचुरली कोई पेशेंट है वो ट्रबल में है, हार्ट रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो सकती है या है, हुई है। ठीक है बच्चों, फिर फर्दर जो टेस्ट है, ट्रोपाई टेस्ट करके टेस्ट आता है, तो उससे और ये डायग्नोस किया जाता है कि भाई वाकई में हार्ट की प्रॉब्लम है क्या। और फिर अगर ब्लॉकेज वगैरह है तो उनके लिए भी एंजियोग्राफी वगैरह कुछ टेस्ट होते हैं, जो कि ये कंफर्म करने के लिए होते हैं कि वाकई में हार्ट में कोई प्रॉब्लम आई है, और ब्लॉकेज यदि है तो किस जगह है। हालांकि हार्ट से रिलेटेड काफी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि मैं चैप्टर के लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, यहां पर मैं डायग्राम बना देता हूं।
मैं यहाँ बना देता हूँ डायग्राम। यस बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग। बच्चों, ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर 3 टाइप की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। सेकंड, जो कैपिलरी जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल में लाती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैंने कोशिश की है लाइन डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की। जो आर्टरीज हैं बच्चों, इनके ये इलास्टिक इलास्टिक होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं, और लेकिन इनके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेकंड ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया काफी ब्रॉड होती है इनमें। फिर है ट्यूनिका इंटरना, और जो ल्यूमेन है वो नैरो होता है। ल्यूमेन जो होता है आर्टरीज के अंदर नैरो होता है, इसलिए वहां पर स्पीड से फ्लो होता है ब्लड, और वॉल्व्स नहीं पाए जाते। आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स नहीं पाए जाते। सेकंड लेते हैं वेन्स। बच्चों, वेन्स के अंदर 3 लेयर्स हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। लेकिन जो ल्यूमेन है वो ब्रॉड होता है। वो क्या होता है? ब्रॉड होता है, और वॉल्व्स पाए जाते हैं, और ब्लड जो है स्लोली फ्लो होता है, धीरे फ्लो होता है वेन्स के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं जब आर्टरीज ऑर्गन्स तक या टिश्यूज तक पहुंचती है, तो डायरेक्टली वो टिश्यूज या सेल्स को ब्लड रिलीज नहीं कर सकती। तो आर्टरीज पहले ब्रांच हो जाती है आर्टेरियोल्स में, और फिर कैपिलरीज के अंदर। किसमें? कैपिलरीज के अंदर। तो जो कैपिलरीज होती है सिंगल वॉल्ड होती है। इनकी इनर वॉल को हम एंडोथीलियम कहते हैं, और सिंगल वॉल्ड होती है, और जिनमें कहीं कहीं पोर भी होते हैं। तो सिंगल वॉल्ड होने के कारण से कैपिलरीज से जो ब्लड है फिल्टर होता है। फिल्टर होके जो व्हाइट पार्ट है, जो ब्लड सेल्स तो कैपिलरीज में रह जाती है, और जो व्हाइट पार्ट है वो कैपिलरीज से बाहर इंटरस्टिशियल जो टिश्यूज का पार्ट है वहां पर निकल जाता है, जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। फिर वहां से जो ऑक्सीजन है डिफ्यूज हो जाती है सेल के अंदर, और सेल से जो CO2 रिलीज होती है वो आ जाती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये वापस से कैपिलरीज के अंदर आता है, और कैपिलरीज के वापस कंबाइन होने से बनती हैं वेन्स, और ये वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लाती हैं राइट ऑरिकल में, राइट एट्रियम के अंदर। तो ये बच्चों कैपिलरीज के लिए मैंने बताया। ठीक है, ये वेन्स के लिए और ये आर्टरीज के लिए। ध्यान रखना, आर्टरीज के ब्रांच होने पर आर्टेरियोल्स बनते हैं, फिर कैपिलरीज बनती है। कैपिलरीज से डिफ्यूजर जो ब्लड है डिफ्यूज होकर बाहर आ जाता है, सेल्स पीछे रह जाती हैं, जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब वापस से कैपिलरीज में आता है, कैपिलरीज के वापस कंबाइन होने से वेन्यूल्स बनती हैं, वेन्यूल्स के मर्ज होने से वेन्स बनती है, और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लाती हैं
सुपीरियर जो वेना केवा है सबसे बड़ी वेन है और इंफीरियर वेना केवा है ये राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिलीज करती है। ओके बच्चों, तो ये ब्लड वेसल्स का पार्ट था। नेक्स्ट ले रहा हूं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी फटाफट से करते हैं और फिर क्लास को यही रोकेंगे अपन और नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट बच्चों है टॉपिक रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हाँ बच्चों, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी को हम समझेंगे तो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में इसके सेंटर पाए जाते हैं। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उनकी जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं उनके जब इंपल्सेस जाते हैं तो हार्ट की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, हार्ट की जो बीट है वो बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, उनकी फंक्शनिंग बढ़ जाती है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से इंपल्सेस आते हैं। इसी तरीके से जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स हैं उनसे जो इंपल्सेस आते हैं उनसे हार्ट की फंक्शनिंग डिक्रीज होती है, वो उसको कंट्रोल करती है। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा जो एड्रिनल मेडुलरी जो हार्मोन्स हैं, जो एड्रिनलिन है, नॉर एड्रिनलिन है, तो इनसे भी क्या होता है हार्ट की फंक्शनिंग इंक्रीज होती है, इनसे भी क्या होता है हार्ट की फंक्शनिंग जो है बढ़ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, इनके ज्यादा सिक्रेशन से हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की रेट बढ़ जाती है, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। और थायरोक्सिन हार्मोन के कम सिक्रेशन से, थायराइड ग्लैंड के कम एक्टिव होने से, हाइपोसिक्रेशन से जो हार्ट की फंक्शनिंग डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ओके बच्चों, तो ये इस तरीके से हार्ट की एक्टिविटी का रेगुलेशन होता है। तो आज बच्चों इतना ही करेंगे, रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में फटाफट कवर हो जाएगा। मंडे को मैं एक टेस्ट लूंगा, इसी टाइमिंग के दौरान मैं एक टेस्ट लूंगा, ऑनलाइन स्क्रीन शेयर करूंगा पेपर को। चैप्टर 17 का टेस्ट है, छोटा सा टेस्ट है ये, और चैप्टर भी ज्यादा बड़ा लेंदी नहीं है, तो आप इस टेस्ट को जरूर देना, वीडियो ऑन रखना और जरूर आप टेस्ट देना। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।